ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है न्यूज एट 7 का। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज शाम 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचेंगे। पुतिन एयरपोर्ट से सीधा पीएम आवास जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, जहां पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर का आयोजन आज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम आज भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये उनका 2 दिन का दौरा है। दिल्ली में वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत और रूस की द्विपक्षीय बैठक भी होगी। दोनों ही देश कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे, जिनमें दोनों को ही बहुत कुछ हासिल होगा। कुछ और कार्यक्रम होंगे, जिसके बाद 5 दिसंबर को पुतिन रवाना हो जाएंगे। तो आज पुतिन भारत आ रहे हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही किले में तब्दील कर दिया गया है दिल्ली को। सुरक्षा के अभेद्य किले में कई बड़े समझौते होने की भी उम्मीद है, फिर चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो। महत्वपूर्ण चीजें इस एजेंडे में शामिल है। मुलाकात के एजेंडे में तस्वीरों में आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द ये 4 तस्वीरें, जहां पर पुतिन के इस भारत दौरे की अहमियत और क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ सरगर्मियां इस दौरे के मद्देनजर है, वो आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा है पहला। रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बाद वो पहली बार भारत आ रहे हैं और उनकी ये मुलाकात दोनों ही देशों के लिए रणनीतिक साझेदारी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने जा रही है। दोनों ही देशों के बीच कई समझौते, महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। तो 15 कमर्शियल समेत 25 समझौते संभव हैं। Su-57 फाइटर जेट पर भी बातचीत होगी, सुखोई 30 पर भी बातचीत होनी है और S-400 मिसाइल सिस्टम पर भी चर्चा होने के आसार हैं। जो एजेंडा बताया जा रहा है, कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस एजेंडे का हिस्सा हैं। दोस्ती दमदार नए दौर का आगाज, क्योंकि इससे पहले पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को और भारत को अपना प्रिय मित्र भी बताया था। तो ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस दौरे पर है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 7 रूसी मंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। पुतिन के साथ आने वाले 7 मंत्रियों की लिस्ट भी तय हो चुकी है। इनमें डिफेंस मिनिस्टर बेलोसाव, फाइनेंस मिनिस्टर सिलुआनोव, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के प्रमुख लुट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर रेचेनकोव शामिल है। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर मुराशको, इंटरनल अफेयर्स के प्रमुख कोलोकोल्सेव और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर निकितिन भी उनके साथ होंगे। रशियन डेलीगेशन में सिर्फ मंत्रालयों के हेड ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ समझी जाने वाली संस्था सेंट्रल बैंक की चेयरपर्सन एल्वीरा नबीउलिना भी शामिल होंगी। तो इस डेलीगेशन में पुतिन के साथ कौन कौन होगा, उनके नाम, वो प्रमुख हमने आपको बताए। सेंट्रल बैंक की चेयरपर्सन भी भारत आ रही है और साथ ही रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी भारत के दौरे में राष्ट्रपति पुतिन के साथ रहेंगे। ये दौरा दोनों ही देशों के मजबूत पार्टनरशिप के लिए, मजबूत संबंधों के लिए बेहद अहम है। भारत दौरे पर आज शाम पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। शाम 6:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे पुतिन। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में ठहरेंगे पुतिन। यूक्रेन युद्ध के बाद, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। 5 दिसंबर को भारत रूस में द्विपक्षीय बातचीत होनी है। दिल्ली में पुतिन की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ 7 मंत्रियों का डेलीगेशन रहेगा और 5 दिसंबर की रात रशिया वापस रवाना हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा समेत 25 समझौते होने की संभावना है। खबर है कि भारत S-400 और S-500 मिसाइल सिस्टम, सुखोई 30 फाइटर जेट खरीदने और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर चर्चा कर सकता है। S-500 की मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर तक है और ये 180 से 200 किलोमीटर ऊंचाई पर भी टारगेट को हिट कर सकता है।
ये लड़ाकू विमान ड्रोन, क्रूज और यहां तक कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर भारत को S-500 मिलता है तो चीन पर भी निर्णायक रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी, जहां S-400 की पहुंच 400 किलोमीटर तक सीमित है, तो वहीं S-500 इसे 200 किलोमीटर और आगे बढ़ा देता है। S-400 किसी भी क्षेत्र की रक्षा करता है, जबकि S-500 पूरे शहरों और राष्ट्रीय संस्थानों की एक साथ सुरक्षा कर सकता है। भारत को अभी S-400 की 2 और स्क्वाड्रन मिलना बाकी है, साथ ही 5 और स्क्वाड्रन खरीदने पर चर्चा चल रही है। उधर S-500 के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। और 5 लेयर की जो सुरक्षा का घेरा है, जो लेयर में सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, उसके बारे में अब आपको बताते हैं। नई दिल्ली में लैंड करते ही 5 स्तरीय घेरा एक्टिव हो जाएगा। सुरक्षा में लगे हर एक को कंट्रोल रूम के टच में रहना होगा। एनएसजी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बाहरी लेयर का हिस्सा होंगे। रूसी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी अंदरूनी लेयर को संभालेगी, जबकि पुतिन मोदी के साथ होंगे। एसपीजी अंदरूनी सिक्योरिटी भी रहेगी। पुतिन की जो अभेद्य सुरक्षा है उसमें एनएसजी के टॉप कमांडो रहेंगे, स्नाइपर्स होंगे, ड्रोन रहेगा, जैमर लगाए जाएंगे। इसके अलावा एआई निगरानी भी पुतिन की जाएगी। और अब बात करते हैं यूपी के अमरोहा की, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार हाईवे किनारे खड़े डीसीएम में जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में 4 ट्रेनी डॉक्टर्स की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब चारों ट्रेनी डॉक्टर देर रात यूनिवर्सिटी के बाहर कार से घूमने निकले थे। तभी नेशनल हाईवे नंबर 9 पर उनकी कार खड़े डीसीएम में जा टकराई। भीषण हादसे में चारों डॉक्टर्स की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि चारों नशे की हालत में थे। कार से शराब की बोतलें और चिप्स के पैकेट मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने कार से सभी शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के शिकार सभी युवक 2020 एमबीबीएस बैच के छात्र थे और एमबीबीएस पूरी करने के बाद वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। और अब बात करते हैं बिहार के रोहतास की, जहां उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब एक तेंदुआ गांव में घुस आया। गांव वालों की भारी भीड़ के बीच तेंदुआ इधर उधर भागता नजर आया। तस्वीरों में देखिए इस खूंखार तेंदुए को, जो भीड़ से पीछा छुड़ाने के लिए इधर से उधर भाग रहा है, तो कहीं किसी के घर के बाहर आराम फरमाता भी नजर आ रहा है। दौड़ते हुए तेंदुए पर लोगों ने ईंट पत्थर भी बरसाए, जिससे वो गांव से दूर भागे, लेकिन भीड़ के बीच तेंदुआ दौड़ता भागता ही रहा। तेंदुए ने इस बीच एक नहीं बल्कि कई लोगों पर हमला बोला। 2 युवक हमले में घायल हो गए और कुछ लोगों को मामूली जख्म पहुंचे हैं। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया और उसे अपने साथ ले गई। और अब खबर बरेली से, जहां मिनी बाईपास पर एक खड़ी कार में आग लग गई। आग लगने से थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी हो गई। बताया जा रहा है कि मिनी बाईपास पर होंडा के शोरूम के सामने ये कार खड़ी थी। अचानक इस कार में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, लोग कार के आसपास खड़ी अपनी गाड़ियों को हटाने लगे। चश्मदीदों के मुताबिक कार को खड़ा करके थोड़ी देर के लिए ड्राइवर किसी काम से गया कि कार के बोनट से धुआं उठने लगा और थोड़ी ही देर में आग पूरी कार में फैल गई। आसपास के दुकानदारों ने पानी डालकर आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुईं। बाद में दमकल की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के सीधी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक नाबालिग लड़की को उसके प्रेमी ने ही अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बना डाला। वारदात शहर के जमोड़ी थाना इलाके की है, जहां प्रेमी युवक किराए के कमरे में रहता था, जिसने बहला फुसलाकर 14 साल की नाबालिग लड़की को कमरे पर बुलाया। कमरे पर युवक के दोस्त पहले से मौजूद थे और सभी ने मिलकर नाबालिग के साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। फरियादिया के द्वारा 4 आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। जो आरोपियों का नाम उसमें सामने आया है, उनकी तलाश के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। पीड़ित लड़की ने परिजनों को आपबीती सुनाई।
परिजनों ने आनन फानन में थाने में पहुंचकर केस दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस सभी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। यूपी के बस्ती में प्रॉपर्टी विवाद का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को उसके ही घर में कैद कर दिया। घर के रास्ते को टीन लगाकर पूरी तरह से रोक दिया गया है। टीन को इस तरह से लगाया गया है कि घर से कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं बचा है। पिछले कई घंटों से महिलाएं और बच्चे घर के अंदर ही बंद हैं। बताया जा रहा है कि दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा है। जिस भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है वो गोरखपुर में सिपाही के पद पर तैनात है। स्थानीय पुलिस को शिकायत दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस भी बिना किसी कार्रवाई के बैरंगी वापस लौट गई। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के मडुअर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर लखनऊ से, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया। वृंदावन सेक्टर 8 स्थित कूड़ा डंप पॉइंट पर भीषण आग लग गई और इस आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने विकराल रूप ले लिया। आग का असर आसपास के घरों तक पहुंचने लगा। धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वृंदावन सेक्टर 8 के कूड़ा डंपिंग पॉइंट पर भीषण आग लगी है। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। जिस जगह पर आग लगी वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर मेयर सुषमा खरकवाल का आवास भी है। अगर आग और फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोग ठेकेदार और नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेवार बता रहे हैं। और अब बात करते हैं यूपी के उन्नाव की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर ने कई मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा। खामियां पाए जाने पर 2 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जैसे ही औषधि निरीक्षक की टीम छापेमारी के लिए पहुंची, हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप बांगरमऊ की फर्म अंबिका हेल्थ केयर ने लखनऊ की फर्म इधिका से खरीदी थी, जिसके बाद कोडीन युक्त सिरप को यहां के 2 मेडिकल स्टोर को बेचा गया। अंबिका हेल्थ केयर ने 1,19,000 से ज्यादा सिरप की शीशियां लखनऊ की इधिका फर्म से करोड़ों रुपए में खरीदी थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने अंबिका हेल्थ केयर के प्रोपराइटर अजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि वो कोडीन युक्त सिरप को नशे के रूप में बेच रहा था। वहीं रसूलाबाद स्थित नंदिनी मेडिकल स्टोर में भी छापा मारा गया, जिसके नाम पर कई बिल काटे गए थे। नशे के इस नेटवर्क में बड़े पैमाने पर हेरफेर और अवैध सप्लाई की बात सामने आ रही है। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर दोनों मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। फिलहाल अंबिका हेल्थ केयर का मालिक अजय कुमार फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर डीआरआई की खुफिया सूचना पर गांजा तस्करी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। टीम ने 3 भारतीय यात्रियों के साथ करोड़ों का गांजा जब्त किया। बता दें कि एयरपोर्ट पर तैनात टीम ने एक पुरुष और 2 महिला यात्रियों को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया। जब इनके बैग की तलाशी ली गई तो टीम के भी होश उड़ गए, क्योंकि उस 10 पैकेट में हाइड्रोपोनिक कैनबिस था, जिसका वजन 2 किलो 700 ग्राम है और इसकी कीमत 13 करोड़ रुपए आंकी गई है। तस्कर वैक्यूम सील पैकेट में उच्च श्रेणी के गांजे की तस्करी बैंकॉक से कर रहे थे। बता दें कि पिछले 6 महीने में डीआरआई ने लखनऊ एयरपोर्ट से 75 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पंजाब में अमृतसर पठानकोट रोड पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब यात्रियों से भरी बस की गिट्टी से लदे लोडर से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक ने एकदम से यू टर्न ले लिया और सामने से आ रही तेज रफ्तार बस सीधा ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद बस में सवार यात्री बुरी तरह जख्मी हो गए और सड़क किनारे बैठ गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने करीब 35 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे में बस के आगे से परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाया और यातायात शुरू कराया। और अब बात
बात करते हैं तमिलनाडु के प्रसिद्ध अन्नामलाइयार मंदिर में वीवीआईपी पास के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मंदिर प्रशासन और सत्ताधारी दल के नेताओं की मिलीभगत से डुप्लीकेट पास बेचे जा रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। अन्नामलाइयार मंदिर में दर्शन के लिए फर्जी वीवीआईपी पास तैयार किए जा रहे थे और इन डुप्लीकेट पास को 2500 रुपए में बेचा जा रहा था। ये वीवीआईपी पास मंदिर प्रशासन नहीं बल्कि ईशानिया लिंगम और यात्री निवास के कमरों में बनाए जा रहे थे। आरोप है कि डीएमके पार्षद, यूनियन एडमिनिस्ट्रेटर और कुछ स्थानीय नेता इस पूरे नेटवर्क में शामिल हैं, जिनकी मिलीभगत से वीवीआईपी पास बनाए और बेचे जा रहे थे। जैसे ही एबीपी की टीम वहां पहुंची, हड़कंप मच गया। चैरिटी विभाग के अधिकारी मौके से भाग निकले और जो लोग वीवीआईपी पास तैयार कर रहे थे वो भी फरार हो गए। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच में खुलासा हुआ कि कई पास डीएमके एडमिनिस्ट्रेटर और BLA 2 के नाम पर नकली तरीके से तैयार किए गए थे। अन्नामलाइयार मंदिर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि तिरुवन्नामलाई देश के 20 सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। यहाँ पर इन दिनों कार्तिकेय दीपम का 10 दिवसीय उत्सव चल रहा है, जिसमें रोजाना 5 से 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की जिला जेल में बंद हैं। कल जब आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा उनसे मुलाकात करने जेल पहुंची तो आजम और उनके बेटे ने उनसे मिलने से मना कर दिया। रामपुर की इसी जेल में आजम खान 17 नवंबर से बंद है। बुधवार को उनसे दूसरी बार मिलने उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा, बहन निखत अखलाक और बड़े बेटे अदीब आजम जिला जेल पहुंचे थे। लगभग 1 घंटे तक ये सभी जेल के अंदर रहे, लेकिन जब बाहर निकले तो पता चला कि इन लोगों की कोई मुलाकात आजम खान से नहीं हो पाई। सवाल यह था कि मुलाकात आखिर हुई क्यों नहीं। जब यह सवाल डॉक्टर तंजीम फातिमा से किया गया तो उन्होंने बताया कि कारण तो पता नहीं, लेकिन दोनों ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उधर से इनकार हुआ ना, अब्दुल्ला ने मिलने से इनकार कर दिया। और आजम खान ने भी नहीं मिला? ना, वो भी नहीं मिला। अच्छा। जेल से बगैर मिले लौटा परिवार गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया, लेकिन किस वजह से इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, इसका खुलासा नहीं हो पाया। वहीं यूपी के बरेली में एक लड़का और लड़की लव मैरिज करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। वो पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाना चाहते थे, लेकिन तभी कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर ही बवाल हो गया। लड़का और लड़की दोनों बालिग थे, लेकिन लड़की के घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही दोनों कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे, लड़की के मामा ने उसे पकड़ लिया। लड़की रो रही थी, लड़का उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब एकता श्रीवास्तव ने थाने में लिखकर दिया कि उसने अपनी फर्जी से अजय पाठक के साथ शादी की। उसने ये कदम इस वजह से उठाया क्योंकि उसके घर वाले किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ जबरन उसकी शादी करना चाहते थे, जो उसे मंजूर नहीं था। इन दोनों की शादी का दस्तावेज भी सामने आया, जिसे आर्य समाज ने जारी किया। शादी के बाद ये दोनों बरेली के एसएसपी से मिलने के लिए पहुंचे थे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लालू परिवार के लिए आज का दिन बेहद अहम दिन है। लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट आज आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय करने को लेकर फैसला आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के लिए अहम दिन और लालू परिवार समेत दूसरे आरोपियों पर आज आरोप तय करने को लेकर फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा। सभी की निगाहें राउज एवेन्यू कोर्ट पर लगी हुई हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों पर एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ में आज आरपीएफ और पुलिस ने इनके खिलाफ कल ज्वाइंट अभियान चलाया। ये अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाया गया। इस अभियान के तहत ज्वाइंट टीम गोमती नगर के पिटलाइन एरिया में मौजूद अवैध बस्ती में पहुंची, जहां पड़ताल की। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब बांग्लादेशी बस्तियों को कहीं न कहीं खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें कि सिर्फ बांग्लादेशी बस्ती नहीं, बल्कि जो बस्तियां कहीं न कहीं बसी हुई हैं और लोग रह रहे हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला करते हुए सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश की जाए और उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही नीतीश के मंत्री एक्शन में हैं। राजधानी पटना में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाई। पटना के पॉश इलाके राजा बाजार में जैसे ही निगम के कर्मचारी बुलडोजर लेकर पहुंचे, हड़कंप मच गया। जिन लोगों ने खुद से अपनी दुकानें हटा ली उन पर तो फाइन लगा और जिन लोगों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई उन्हें जबरदस्ती हटाया गया। इस पूरी ड्राइव के दौरान एक ठेला वाला भी निगम के कर्मचारियों से गुहार लगाता दिखा, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। उल्टा उसके ठेले को बुलडोजर से उठाकर कूड़े वाली गाड़ी में पटक दिया गया। इधर विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई को गरीबों का उत्पीड़न बताया। हरियाणा की पानीपत पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो अब तक 4 मासूमों को मौत के घाट उतार चुकी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने ऐसे राज उगले जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रही। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला एक साइको किलर है जो अब तक 4 मासूमों की जान से खेल चुकी है। पुलिस के मुताबिक पूनम सुंदर सुंदर बच्चों को निशाना बनाती और हर बार उन्हें टब, बाथरूम के हौद या पानी के किसी छोटे कंटेनर में डुबोकर मार देती। हैरान करने वाली बात तो ये कि उसमें खुद का बेटा भी शामिल था। मासूम की हत्याओं का राज 1 दिसंबर को एक शादी समारोह के दौरान खुला, जब पुलिस को 6 साल की बच्ची विधि की हत्या का पता चला। दरअसल टब छोटा था और विधि की हाइट ज्यादा थी, तभी पुलिस को शक हुआ कि विधि छोटे टब में कैसे डूब सकती है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे और घर में पूनम ही आती जाती दिखाई दे रही थी। जब बारात चली गई, पिलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है तो यही बताया कि ये साइको किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। फिलहाल पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही अब पूनम के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि आखिर उसने और कितने बच्चों को निशाना बनाया है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन। प्रदूषण पर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक लेने जा रही हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता का ये एक्शन। सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड्स के साथ बैठक करेंगी सीएम। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए, लापरवाही बरतने वाले सरकारी संस्थानों पर होगा एक्शन। ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश हैं। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, उस पर लगाम कसने के लिए यहां अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और जो सरकारी संस्थान लापरवाही बरते उन पर एक्शन लिया जाए। वहीं यूपी के मुरादाबाद में एक पत्नी को अपने देवर से ही इश्क हो गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया जिससे एक बार के लिए तो पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। उस रात अंशु अपने पति को छोड़ बच्चों को साथ लेकर मायके आ गई। इधर देवर नवनीत भी भाभी से शादी करने के लिए उतावला था और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोनों ने सोची समझी रणनीति के तहत पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया। अंशु मायके पहुंची, उधर नवनीत आधी रात को कट्टा लेकर रुपेंद्र के घर पहुंचा और चुपके से कनपटी पर गोली चला दी। नवनीत रुपेंद्र की आत्महत्या की कहानी गढ़ने लगा, लेकिन उसका राज तब खुला जब पुलिस ने मौकाए वारदात पर कट्टे का खोखा बरामद किया। पुलिस ने जब सख्ती से नवनीत से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। जो मृतक की पत्नी है एवं मृतक का जो चचेरा भाई है, उनके बीच में अवैध संबंध थे, इस कारण से कि मृतक ने जब उसके बारे में मना किया तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाई जिसमें कि उसको गोली से उसकी मृत्यु कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों सलाखों के पीछे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।